हाँ, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 12 सर्कल यानी कि वृत्त। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्योमेट्री का चैप्टर है ये, ठीक है। 11 जैसे अपन ने किया उस अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा ये हेल्प करेगा। बस ये कि कुछ अपन इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से। जो बच्चों को बिल्कुल ज्योमेट्री समझ में नहीं आ रही कि उनके भी आ जाएगी, ठीक है। तो सारे वीडियोस आपको देखना है। आज का वीडियो क्या होने वाला है, इसके अंदर पूरी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके पास कि इसमें कितने इज लाइक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आज आपको 8 से 10 या 12 जो भी, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको लर्न करना है, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु को याद करना है क्योंकि 1 मार्क्स में भी काम आएंगे प्लस क्वेश्चन को सोल्व करने में भी काम आएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं अगर बात करूँ सर्कल की, वृत्त की, तो वृत्त क्या होता है? देखो ये एक वृत्त होता है, सर्कल होता है, ठीक है। सर्कल की इसके बाद में कुछ बेसिक्स बिल्कुल जीरो है ना। ये इसका क्या होता है? सेंटर पॉइंट, यानी कि बीच वाले इसको अपन क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट, ठीक है। इसको अपन सेंटर पॉइंट कहेंगे। और यहाँ से सेंटर से खींचेंगे, जो इसकी बाउंड्री तक खींचेंगे अपन, सरकमफ्रेंस तक खींचेंगे, ये इसकी होती है रेडियस। रेडियस का मतलब त्रिज्या, समझ पा रहे हो? ये इसकी त्रिज्या होगी। और इसी को मैं पूरा बढ़ा दूं, सेंटर सर्कल, इसका जो सेंटर पॉइंट इसी से जाना चाहिए, लेकिन है ना पूरी आर की पार इधर से इधर, तो ये हो जाएगा हमारा डायमीटर। समझ पा रहे हो? तो ये अपना हो गया डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास। और ये जहाँ इसका मतलब ये हुआ कि व्यास जो त्रिज्या से क्या होता है? डबल होता है। रेडियस से डायमीटर क्या होता है? डबल होता है, दुगना होता है। या फिर जो रेडियस है वो डायमीटर से क्या होती है? आधी होती है, ठीक है, हाफ होती है। ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा ये जिसको इसकी बाउंड्री होती है, ये देखो ये बाउंड्री पूरी चारों तरफ, ठीक है, ये जो बाउंड्री होती है इसको अपन कहेंगे सरकमफ्रेंस। समझ पा रहे हो? सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि, तो इसको अपन परिधि बोलेंगे, ठीक है, जिसका फॉर्मूला 2 पाई होता है, आप जानते ही हो। इसकी पूरी बाउंड्री की जब भी बात की जाएगी, सरकमफ्रेंस होता है उसका मतलब परिधि, या फिर पैरीमीटर भी बोल सकते हो इसको, परिमाप। इसके बाद में मैं अगर एक बात करूं, एक होती है इसके अंदर कोर्ड, जो बिल्कुल सेंटर से नीचे, जो ये केंद्र बिंदु है ना, इससे नीचे कहीं पर भी लाइन खींच दो, जैसे यहाँ है, चाहे वो यहाँ खींच दो, चाहे कहीं कहीं पर भी खींच दो, सेंटर से नीचे होनी चाहिए, वो सेंटर से होते हुए नहीं जानी चाहिए, मतलब केंद्र से होते हुए नहीं जानी चाहिए। जैसे यहाँ खींच दी, यहाँ खींच दी, जितनी भी होती है इनका नाम होता है कोर्ड, ठीक है, यानी कि जीवा। इनको अपन क्या बोलते हैं? जीवा, कोर्ड। ये कुछ बेसिक बातें आपको जाननी बहुत जरूरी। कुछ बच्चे सोच रहे हैं मुझे पहले से आती है, अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, लेकिन एक एक चीज़ अपन को समझनी बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ज्योमेट्री 9 तक पढ़ी नहीं, अच्छे से नहीं पढ़ी, उनको अभी पढ़ना है, तो सब कुछ हमें बताना पड़ता है। ये कुछ हमें बातें इसके अंदर सीखनी। अब देखो मैंने आपके कुछ सेलेक्ट करी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ये 12-13 पॉइंट मैं सेलेक्ट करूँगा, 5 अभी लिख दिए। हिंदी इंग्लिश दोनों की लैंग्वेज में रहेगी, दोनों लैंग्वेज में आपको जो भी जैसा भी सूट कर लेना, लेकिन आपको लर्न करना है इनको। ये 1 मार्क्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। 1 मार्क्स में एग्जैक्ट डेफिनेशन आ जाती है, या फिलअप आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, किसी भी शेप में आ सकता है। दूसरी बात, ये प्रॉपर्टीज लर्न करे बिना चैप्टर कैसे करोगे भाई? चैप्टर का सोल्यूशन अपन कैसे करेंगे जब इनका पता ही नहीं होगा अपन को, ठीक है। तो इनको आपको एज इट इज लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो जब तक आएगा, जैसा वो आज ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जब तक इनको लर्न कर लेना आप, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि उनकी त्रिज्या ही समान हो, यानी कि 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ देयर रेडियस आर सेम। कहने का मतलब ये कि जैसे ये सर्कल है और एक ही सर्कल है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बराबर होना। भाई कॉन्ग्रुएंट का मतलब बराबर तो होता है, तभी होंगे जब इनकी रेडियस से बराबर हो। एक तरीके से दोनों सेम ही है। जैसे मैं कहूँ ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तो आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी, आप सोच रहे होंगे ये तो सिंपल बात हमें पता है, लेकिन नहीं, जानना वो जरूरी होता है। फिलअप में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, खाली जगह में आ जाता है। दूसरी पॉइंट है, किसी वृत्त की समान जीवाएं, आपको भी नोट कर लो अपनी नोटबुक में और लर्न करना। किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, यानी कि इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट सेंटर। यानी कि जैसे मैं बात करूँ, ये सर्कल है, ठीक है, इसकी समान जीवाएं, समान कोड का मतलब ये तो सेंटर पॉइंट हो गया इसका, केंद्र बिंदु। ये समान एक जीवा ये हो गई इक्वल कोड, एक मान लो ये हो गई। तो इसके द्वारा कौन सा एंगल बनेगा सेंटर पर? सपोज ये बना, यहाँ कोई एंगल बन गया, और इस जीवा के द्वारा सपोज ये बन गया। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर होते हैं, ये रूल है। लेकिन क्या होनी चाहिए? वो जीवाएं भी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यानी कि जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। अगर ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो ये सेंटर पर यानी केंद्र पर बराबर कोण बनाएगी, जितना भी डिग्री बनाएगी दोनों बराबर बनाएगी, ठीक है। ओके, ये भी लर्न करना है। तीसरी बात, यदि किसी वृत्त की जीवाएं, है ना, इफ कोर्ड्स ऑफ एनी सर्कल्स,
केंद्र पर बराबर कोण बनाए, इसी को काम लेंगे अपन, है ना, कि यदि किसी सर्कल की जीवाएं सेंटर पर केंद्र पर बराबर कोण बनाए, ठीक है, अंतरित करे, तो जीवाएं आपस में बराबर होती है। बिल्कुल उल्टा बोल दो इसको, सेम टू सेम, अगर यहाँ एंगल बराबर बनेंगे ना तो ऑटोमेटिक जीवाएं बराबर हो जाएगी। ध्यान रखना, ये भी काम आएगा क्वेश्चन के सोल्यूशन में, कि अगर सर्कल है, इसकी यहाँ पर अगर सपोज अपने कह दिया 60 डिग्री है, यहाँ पर भी 60 डिग्री, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर केंद्र पर डिग्री बराबर तो साइडें उनकी जीवा की लेंथ बराबर। चौथा पॉइंट है, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये समझना। चौथा डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ मैं, ये सर्कल है, किसी वृत्त के केंद्र से मतलब सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये रहा सेंटर, इसकी जीवा पर डाला गया ये परपेंडिकुलर लंब जो डालने पर ये लंब, ठीक है, ये उस जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब ये जीवा है ना, इसको समद्विभाजित मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब है कि मैं अगर इसको ओ नाम दूँ, इसको ए नाम दूँ, इसको बी नाम दूँ, तो ये ए ओ बराबर ओ बी, समझ गए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर होता है। मतलब जीवा को दो भागों में बांटता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। ऐसे 5वां पॉइंट है, किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु, किसी वृत्त की, चलो फिर से बना दो, किसी वृत्त की ये जीवा कॉर्ड का मिड पॉइंट, ठीक है, द लाइन सेगमेंट जोइंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर द कॉर्ड, मतलब उल्टा है, इसी का उल्टा ये है, लेकिन लर्न करना है। किसी वृत्त की एक जीवा के, ये कॉर्ड है, इसके मिड पॉइंट से केंद्र का मतलब ये सेंटर पॉइंट से जानने वाली रेखा, जैसे यहाँ से कोई लाइन जा रही है, लाइन सेगमेंट जा रही है, इस लाइन ज्वाइन किया अपन इसको, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंब होती है, बिल्कुल सही है। इसी का उल्टा, इसने साइडें बराबर करके परपेंडिकुलर दिया था, इसमें साइडें, इसमें कह दिया कि वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री, मतलब ये दोनों आपस में उल्टे हैं, समझ पा रहे हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, फिल द ब्लैंक्स के अंदर 1 मार्क्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। पाँचों के पाँचों पॉइंट कंप्लीट। अब देखो पॉइंट नंबर 6, तो इस तरीके से मैंने आपके लिए 12 पॉइंट्स यानी कि 12 बिंदु छांटे हैं, सेलेक्ट करें हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इन सारे पॉइंट्स को आपको लर्न करना है, जो वहाँ पे होनी चाहिए आपके, ये कंडस्ट कर लेना बिल्कुल डिट्टो, क्योंकि सारे की सारी प्रॉपर्टीज है एज इट इज, एक्सरसाइज सोल्यूशन करने में बहुत काम आएगी, ठीक है, अच्छे से लर्न करना। छठा पॉइंट है, देयर इज ए वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 ऐसा-रेख बिंदु से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो ये आप सोचेंगे कि 3 ही क्यों लिया, है ना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्यों लिए। देखो अगर मैं कहता नॉन कोलिनियर का मतलब होता है जो एक रेखा पर ना हो, ऐसा रेख, एक तो होता है सरेख कोलिनियर जो एक ही लाइन पर हो, एक होता है नॉन कोलिनियर जो एक ही लाइन पर ना हो, जैसे एक यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है, समझ लो एक यहाँ है, कहीं पर भी हो सकता है। 3 पॉइंट लिए, तो 3 से सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही सर्कल बनाया अपन, देख लो एक ही बनेगा, इसके अलावा आप इन 3 पॉइंट से दूसरा सर्कल बना ही नहीं सकते। तो 3 पॉइंट से केवल एक सर्कल बनता है। अब आपकी माइंड में ये आ रही होगी कि 3 ही क्यों लिया, 2 क्यों नहीं। तो अगर 2 पॉइंट लेते हैं अपन, जैसे ये और 2 ले लिया, तो अपन इसमें ये नहीं कह पा रहे हैं कि ये लाइन कैसी, ये जैसे भाई ये लाइन कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर, क्योंकि 2 पॉइंट्स में अपन सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये बता नहीं सकते कि वो लाइन कोलिनियर है, यानी कि ऐसा रेख है या सरेख है, क्योंकि जैसे कैसे ही कर लो भले ऐसा होता तो भी लाइन में सीधी आ रही, इसका मतलब ऐसा लग रहा है वो कोलिनियर है, सरेख है। इसलिए मिनिमम 2 से ज़्यादा पॉइंट तो होने चाहिए। 3 की जगह यहाँ पर 4 भी हो सकते हैं, 5 6 कितने भी हो, उससे सर्कल एक ही बनेगा। समझ पा रहे हो ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स में आ जाता है। चलो 7वां पॉइंट है, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल एट द सेंटर इज डबल, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है, ये अपने एक्सरसाइज 12.4 सब में काम आने वाली है। डबल इज एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि किसी चाप द्वारा, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, आर्क का मतलब चाप, केंद्र पर अंतरित कोण, जैसे मैंने कह दिया कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इसके ये सेंटर में होता है केंद्र। तो पॉइंट एक्सप्लेनेशन देखो, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट यूँ कहना चाह रहा है कि एक सर्कल है, समझ पा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट सर्कल है, उसका ये सेंटर पॉइंट है मान लो, और इसका ये आर्क ले लेते हैं अपन, आर्क का मतलब चाप, और चाप हमेशा ये होता है, ध्यान रखना, ये चाप, ठीक है, उसके आर्क से कोई एंगल, सपोज अपन ए बी पॉइंट ले लिया, सेंटर पर बनने वाला एंगल, सेंटर मतलब केंद्र पर, यहाँ केंद्र है सेंटर, इस पर बनने वाला एंगल कोण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, यहाँ बनने वाला एंगल उसी आर्क द्वारा, उसी चाप द्वारा सर्कल की जो
पीछे जितनी भी सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि बच जाती है उससे दुगना होता है, उससे दुगना होता है। कहने का मतलब है इसी चाप से अगर मैं यहाँ एंगल बनाता हूँ तो अगर ये अगर यहाँ पर ऐसा मान लो कि अगर 100 डिग्री है तो ये 50 डिग्री होगा। कहने का मतलब इससे ये दुगना होता है, चाहे वो कहीं पर भी बने, चाप सेम होना चाहिए, चाप मान लो चाहे बेस मान लो आधार मान लो, यहाँ से अगर यहाँ बन रहा है तो भी 50 ही होगा, ये अगर 100 है तो। कहने का मतलब इससे ये दुगना होता है, वो चाहे कहीं पर भी बने लेकिन आर्क सेम होना चाहिए इसी आर्क से, चाहे वो कहीं पर बन रहा हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ पा रहे हो। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन। इसके बाद में 8वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। यानी कि अर्धवृत्त में जैसे ये सर्कल है, ठीक है, अर्धवृत्त का मतलब जो इसके बिल्कुल सेंटर से जाता हो, सेमी सर्कल का मतलब जो आधे आधा हो जाए, आधा आधा हो जाए। जो आधा कब होगा, जब बीचों बीच के अंदर से सेंटर से जाएगा। तो वो यूँ कहना चाह रहा है अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। जैसे मैं कहूँ कि ये एंगल यहाँ से बन गया तो हमेशा व्यास, ऐसा मान लो, इसको ऐसा समझ लो, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। यानी कि द एंगल इन ए सेमी सर्कल राइट एंगल का मतलब है कि जब भी व्यास यानी डायमीटर से सर्कल की किसी बाउंड्री पर एंगल जो बन रहा है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये समझ लो आप, समझ पा रहे हो। जैसे वो चाहे कहीं पर भी बन रहा हो, यहाँ बन रहा हो तो यहाँ पर भी 90 है, समकोण का मतलब 90 है, बस वो व्यास से बनना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है, बहुत क्वेश्चन सोल्व करेगा ये। व्यास का मतलब डायमीटर, डायमीटर से कहीं पर भी एंगल बन रहा हो तो वो 90 डिग्री बनता है। समझ में आ गई ना बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। फिर बात करते हैं 9वें पॉइंट की। वो कह रहा है कि एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये भी। एक ही वृत्तखंड में वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। जैसे ये सर्कल है, ये इस जैसा है लेकिन ये डबल नहीं, बस जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और मैं कहूँ कि ये कॉर्ड है, कॉर्ड मान लो या फिर ऐसे आर्क मान लो, चाप मान लो, कुछ मान लो। जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ से ये बना, फिर मैंने कहा यहाँ से सपोज ये बना। दोनों का बेस क्या होना चाहिए, पहली बात तो दोनों का बेस का मतलब होता है आधार समान होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 9 की बात कर रहा हूँ मैं। एक ही वृत्तखंड क्या होता है, सेम सेगमेंट के एंगल क्या होते हैं वो समझना है ना। ये वाला सर्कल है, ये यहाँ कोई एक लाइन है, ऐसा मान लो कोई लाइन है या फिर आर्क है जिससे ये वाला एंगल बना, फिर इसी चाप से आर्क से ये वाला एंगल बना। ये दोनों आपस में हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और इनका नाम क्या है, एक ही वृत्तखंड के बने कोण, यानी कि एंगल इन सेम सेगमेंट। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 का, कहने का मतलब ये है दोनों बराबर होंगे। समझ पा रहे हो। लेकिन क्या गारंटी होनी चाहिए, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, शायद समझ गए होंगे अब तो। चलो, ये तो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। अब जो ये 10 और 11 और 12 तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं ये हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, चक्रीय चतुर्भुज के लिए। जो 12.4 एक्सरसाइज पूरी इन तीन पर बेस्ड है। जो 12.4 प्रश्नावली हैं वो इन्हीं तीनों से होनी है। पहली बात है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, और या फिर टू राइट एंगल। टू राइट एंगल का मतलब होता है 90 + 90 180। भले तो ये कह दो, भले ये कह दो, मैंने जानबूझ के दोनों लिखा है क्योंकि एग्जाम में दोनों बातें आ जाती है, बच्चों को कंफ्यूज होना नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री या फिर दो समकोण होता है। पहली बात, चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, जैसे ये सर्कल है ना, सर्कल मत लो, चलो चक्रीय चतुर्भुज बना लो पहले। ये चतुर्भुज है, ठीक है। अब ये चतुर्भुज चक्रीय कब हो जाएगा, जब ये सर्कल इसके चारों ओर, जैसे ये सर्कल है तो ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। साइक्लिक कब बन जाता है, जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों ओर क्या हो, एक सर्कल हो, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए, ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। ये कह रहा है वो कि सम्मुख कोणों का योग, यानी कि जैसे यहाँ अगर 70 हैं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 110। समझ गए, कुल मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे ही कोई भी अपोजिट एंगल, जैसे ये वाला अपोजिट एंगल सपोज ये 90 है या फिर 90 मत मान लो 85 है तो ये 95 होगा। समझ पा रहे हो, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। समझ गए। तो ये कुछ फॉर्मेट है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, हमेशा याद रखना। ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, बात खत्म। 11वां पॉइंट, अगर ये सेम ही है दोनों लेकिन लैंग्वेज चेंज है, एग्जाम में लैंग्वेज चेंज आती है, बच्चा सोचता है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इसलिए मैंने जानबूझ के दोनों ही फॉर्मेशन में लिख दिया है। ये यूँ कहना चाह रहा है, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, बिल्कुल ऑपोजिट एंगल का कोई एक जोड़ा, भले ये जोड़ा ले लो भले ये जोड़ा ले लो, युग्म बोलते हैं हिंदी में,
यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म संपूरक हो। संपूरक का मतलब सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री का मतलब कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री जिसका होता है वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। समझ पा रहे हो? एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक, वो होता है अपना 90 डिग्री। तो चलो संपूरक हो तो चक्रीय चतुर्भुज होता है, देन इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कोई भी एक जोड़ा हो। ठीक है, चलो ये सेम ही था लेकिन थोड़ी लैंग्वेज चेंज थी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक, ये क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटरनल ऑपोजिट एंगल। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूं। तो डायग्राम समझो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटरनल ऑपोजिट एंगल। एक्सरसाइज 12.4 में काम आएगा, बताऊंगा आगे। चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होते हैं। रट लेना इसको, लर्न कर लेना, थ्योरम है एक तरीके से। इसका मतलब ये है कि मैं अगर बात करूं, जैसे मैंने एबीसी नाम दिया बच्चे, दो सर्कल है, ठीक है, और इनके बीच में एक तो ये क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि एक ये चक्रीय चतुर्भुज है, और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज है। ABCDEF नाम दे रखा है। और जो ये एंगल होगा, ये कौन से एंगल होंगे बता देता हूँ आपको, यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ एंगल EBC की, एक बात समझना, EBC का मतलब ये वाला एंगल, समझ पा रहे हो? इसने क्या कहा कि चतुर्भुज का बहिष्कोण, बहिष्कोण का मतलब जो बाहर की तरफ बनता है, जैसे इस सर्कल का बहिष्कोण मतलब ये बाहर वाला, ये जो सर्कल, सॉरी नाम आता है सर्कल नहीं, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, इस चतुर्भुज का ये बहिष्कोण हुआ बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल इसी के अंदर है लेकिन कुछ सामने वाला, जैसे यहां जो ये था ना, इसके जस्ट सामने लेकिन अंदर वाला, इंटरनल, समझ पा रहे हो? उसी के अंतराभिमुख यानी कि इंटरनल ऑपोजिट एंगल, जैसे ये इसका अंदर, ये इसका ऑपोजिट, समझ में आ गई? वो हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल जो बी है EBC, वो आपका बराबर है AFE के, समझ पा रहे हो? AFE के मतलब B बराबर है F के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। तो इस तरीके से मैंने 12 पॉइंट आपको लिखवाए, इनको अच्छे से लर्न कर लेना बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं आपके 12.1, 12.1 जो प्रश्नावली एक्सरसाइज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है आज का जो वीडियो है पूरा का पूरा आपको लर्न करने का है, पूरा का पूरा आपको इसमें जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं, वो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सारे लर्न करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वो काम बहुत आएंगे बाकी एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए। फर्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ सर्कल इज सिचुएटेड इन डैश ऑफ द सर्कल। आपको ये पता है सर्कल जो होता है उसका सेंटर कहाँ होता है, बताओ? सर्कल, ये जो सेंटर है, ये सर्कल है, तो इसका सेंटर इसके अंदर होगा, सीधी सी बात है। वृत्त का केंद्र, वृत्त के बहिर्भाग का मतलब है बाहर, सर्कल के बाहर जो भी चीज होती है वो एक्सटर्नल कहलाती है, बहिर्भाग कहलाती है। इंटीरियर, अभ्यंतर का मतलब अंदर, तो जो भी अंदर होगा वो इंटीरियर कहलाएगा, अभ्यंतर कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटीरियर। ठीक है, यानी कि अभ्यंतर। सेकंड पॉइंट है ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। वो ऑप्शन वही है, एक्सटीरियर और इंटीरियर। यानी कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझो कि ये सर्कल है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, या सेंटर से डिस्टेंस, ये सेंटर है, इसे ये डिस्टेंस है। ठीक है, वो त्रिज्या से अधिक है। देखो ये इसकी त्रिज्या ने रेडियस है, वो रेडियस से ज़्यादा है अगर, तो सीधी सी बात है ये रेडियस होती है, और रेडियस अगर ज़्यादा होगी, भाई रेडियस से ये यूं तो कहना चाह रहा है कि एक कोई बिंदु है, एक पॉइंट है जो उसकी केंद्र से यानी सेंटर से रेडियस से ज़्यादा है। त्रिज्या, रेडियस कौन होती है? ये यहाँ तक की रेडियस होती है, इससे अगर ज़्यादा है तो बताओ वो वृत्त में कहाँ टिका हुआ होगा, वो पॉइंट कहाँ स्थित होगा? तो सीधी सी बात है वो सर्कल के बाहर होगा, क्योंकि रेडियस से अगर ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है सर्कल की बाउंड्री के क्रॉस कर जाएगा, मतलब उसके बहिर्भाग में होगा। इसका आंसर होगा एक्सटीरियर। ठीक है, इसका आंसर तो क्या था? इंटीरियर लिख दिया ना आंसर, हाँ अभ्यंतर। ठीक है, लेकिन इसका एक्सटीरियर यानी कि बहिर्भाग। समझ पा रहे हो? हिंदी वाले तो लिख देंगे बहिर्भाग यानी कि बाहर, और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एक्सटीरियर। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं अगर थर्ड की, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज, हमेशा देखो एक बात समझना, हालांकि मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग पॉइंट्स में कि ये सर्कल है और कोड हमेशा इससे डायमीटर से नीचे होती है,
बिल्कुल सही बात है। इस सेंटर से जितने भी नीचे खींचेंगे अपन, सेंटर मतलब केंद्र बिंदु जितनी भी नीचे होगी वो सब कोर्ड होगी, मतलब सब जीवाएं होगी। लेकिन अगर वो आपसे ये कहे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तब हमेशा अपन को अंश लिखना है उसका डायमीटर। हालांकि होता तो वो डायमीटर है, लेकिन उसका दूसरा नाम, डायमीटर का मतलब व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास, व्यास का मतलब डायमीटर होता है। लेकिन मेरी बात को समझना, डायमीटर को आप डायमीटर ही बोलना, लेकिन अगर ये वर्ड आ जाएगी लॉन्गेस्ट कॉर्ड बताओ, तब डायमीटर लेना है। ठीक है, बाकी अपन को समझने के लिए क्या करना है कि जो भी सेंटर पॉइंट के ऊपर या नीचे होगी, सेंटर क्रॉस ना करे, वो सब कॉर्ड होती है। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट की बात कर लेना, तब आपको सिर्फ ये लर्न करना है कि व्यास होता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, हालांकि होता है डायमीटर, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, अधिकतम या सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, ऐसे चौथा है, एन आर्क इज ए, यानी कि चाप, वृत्त का कोई भी चाप, यानी आर्क बताता हूँ डायग्राम में, मेरी बात समझना। ये वृत्त है और ये इसका सेंटर पॉइंट केंद्र बिंदु, और ये इसका चाप मान लो। चाप का मतलब आर्क को कहीं पर भी हो सकता है, वो ऊपर नीचे साइड में कहीं पर भी, लेकिन सेंटर से नीचे होना चाहिए, सेंटर पॉइंट क्रॉस ना करे। वो यूं कहना चाह रहा है कि वो क्या होता है जब इसके सिरे एक व्यास होते हैं, यानी कि व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल। यानी कि जैसे ये मैं कह दूं कि ये चाप है, इसका ये एंड पॉइंट है भाई, इसके एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट का मतलब अंतिम बिंदु इस व्यास के, सिरे का मतलब लास्ट सिरे, वो एक व्यास हो, इसका मतलब ये जो मैंने लाइन खींची वो नहीं, इसका मतलब वो इसकी बात कह रहा है। यही लाइन सेम टू सेम कहाँ होगी, यहाँ होगी। ये इस डायग्राम की बात कर रहा है। ये कह रहा है, वापस समझो, बहुत जरूरी है समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक आर्क, आर्क अपने यहाँ खींचा था, लेकिन जब पूरी लाइन पड़ी तो पता चला, उसने कहा कि वो व्यास होते हैं, मतलब डायमीटर होना चाहिए। इसका मतलब डायमीटर तो यहाँ होता है, ये भी तो एक चाप है, ये भी तो एक आर्क है, कहीं पर भी हो सकता है। तो बताओ ये क्या हुआ फिर, इस सर्कल के लिए क्या हुआ, ये इस सर्कल को बराबर 2 टुकड़ों में बांट दिया, मतलब इस सर्कल को इसने सेमी सर्कल बना दिया। ये जो चाप है ना, ये जो आर्क है, इसकी वजह से ये कैसा बन गए, 2 सेमी सर्कल बन गए। तो इस आर्क का क्या नाम होगा कि एन आर्क इज ए सेमी सर्कल। समझ पा रहे हो, सेमी सर्कल का मतलब होता है अर्धवृत्त, कि एक चाप अर्धवृत्त होता है जब उसके सिरे डायमीटर व्यास होते हैं, तब। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, याद भी करो तो अच्छे से करो। फिफ्थ है, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट्स लाइज इन डैश पार्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे वो कितने भागों में डिवाइड करता है। कहने का मतलब जैसे ये सर्कल है, सपोज ये यहाँ पर टिका हुआ है, सपोज ये यहाँ पर टिका हुआ है, सपोज ये यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी इसका एक सरफेस एक प्लेन है, समझ लो। तो ये जो सर्कल बना, ये जो वृत्त बना, ये जरूरी है टच करे, आप यहाँ तक भी ले सकते हो, ये बाउंड्री कोई वो बात नहीं है ना, ऐसा भी ले सकते हो। जैसे ये मान लो ये सर्कल इसके अंदर है, ये कहीं पर एक प्लेन पर टिका हुआ, कुछ भी वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बताओ इस, तो उसे कितने भागों में बांटता है। तो ध्यान रखना हमेशा, सर्कल की प्लेन की जब भी बात आए, सर्कल के प्लेन की जब भी बात आए, तो एक तो होता है सर्कल के अंदर इंटीरियर। ठीक है, तीन पार्ट होंगे, 3 पार्ट्स, लेकिन समझो कौन कौन से, 3 भागों में बांटेगा। एक तो इंटीरियर का मतलब होता है अभ्यंतर, जो भी अपन ने वर्ड यूज किया था, ये अभ्यंतर इंटीरियर। एक होता है एक्सटीरियर, जो बाहर होता है, एक्सटीरियर मतलब बहिर्भाग, समझ पा रहे हो, बाहर का भाग, समझ गए, लेकिन सर्कल मत बनाना, बहिर्भाग एक अंदर का भाग। और एक खुद सर्कल, एक खुद क्या, सर्कल, यानी कि वृत्त। समझ में आ गई। तो हमेशा हमेशा एक सर्कल हमेशा जब प्लेन में होगा तो 3 भागों में अपने आप को, या फिर 3 भागों में उस प्लेन को क्या होता है, विभाजित करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट। ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्रू फॉल्स में है, यानी कि सत्य सत्य में आंसर देना है आपको, और उसका कारण भी देना है, यानी रीजन भी बताना है। देखो पहला है, केंद्र को, यानी कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ ए सर्कल। यानी कि केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये सर्कल है, वो कह रहा है कि केंद्र को मतलब सेंटर को, वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु, सर्कल के ऊपर कोई भी कोई पॉइंट है, सपोज यहाँ कोई पॉइंट है, या फिर यहाँ कोई पॉइंट है, सर्कल के ऊपर का मतलब सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर होना चाहिए, बाउंड्री पर होना चाहिए, यहाँ कोई पॉइंट है, कहीं पर भी हो, तो इस सेंटर को इससे मिलाएंगे तो वो उसकी रेडियस होती है। बिल्कुल सही है, ये रेडियस होती है, ये बात इसकी सही है। तो आप कारण में डायग्राम बना के आ सकते हो। पहला हो गया अपना ट्रू, यानी कि सत्य। ठीक है, दूसरी बात है,
इन अ सर्कल नंबर ऑफ इक्वल कोड्स आर फाइनाइट, यानी कि एक वृत्त से समान लंबाई के चाप जीवाएं होती है। देखो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो चाप ये होता है, जैसे यहाँ कोई मैं एक पॉइंट ले लूँ यहाँ और एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, समझ रहे हो आप, जैसे ए ले लिया और बी ले लिया, तो ये इसका चाप होता है, आर्क होता है, समझ पा रहे हो, चाप ये होता है। जबकि ये कह रहा है कि समान लंबाई के चाप जीवाएं होती है, तो ये गलत बात है, क्योंकि देखो इसकी लेंथ जैसे ऐसे मेजर करेंगे अपन, ठीक है, वो जीवा होती है इसको मिलाने पर, तो वो कभी भी, क्योंकि इस पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ऐसा बहुत सारी हो जाएगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपना फॉल्स है, ऐसा सत्य है, ठीक है। और ऐसे ही अपन बात करें थर्ड पॉइंट की, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज ए मेजर आर्क, ये कह रहा है कि कोई वृत्त है, कोई सर्कल है, ये सर्कल है, उसको 3 बराबर चापों में काट दिया, बांट दिया जाए, 3 इक्वल आर्क्स में अपन को बांटना है। जैसे अपन ने एक तो यहाँ से ले लिया, ठीक है, एक यहाँ से ये ले लिया, एक यहाँ से, कोई सिर्फ जैसे ए और बी, ए भी ले लिया, एक अपन ने सपोज यहाँ से और ये बी और सी ले लिया, एक सी ले लिया, तीनों इक्वल आर्क है, मतलब जैसे ये और ये तीनों आर्क इक्वल है। तो ये आपसे कह रहा है कि प्रत्येक भाग का मतलब जैसे इसको मिला दूं मैं, ऐसे मिला भी दूं, तो ये कह रहा है कि वो सारे इक्वल यानी कि दीर्घ चाप होंगे। दीर्घ कैसे होंगे, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब इक्वल बांट रहे हो तो बराबर ही होंगे तीनों, कोई भी बड़ा छोटा तो कोई होगा नहीं। और दीर्घ और ये मेजर आर्क का मतलब होता है, दीर्घ चाप का मतलब होता है बड़ा होना, जबकि बड़े कहाँ से होंगे, तो तीनों ही क्या है, इक्वल है, बराबर आर्क कभी भी दीर्घ यानी कि बड़े नहीं हो सकते। तो ये हो गया फॉल्स, यानी कि असत्य। इस तरीके से थर्ड भी असत्य है, फॉल्स है, और सेकंड भी फॉल्स है। चौथा, ए कोड ऑफ ए सर्कल, एक वृत्त की जीवा, विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी वृत्त का व्यास है। मेरी बात समझना, एक सर्कल, एक वृत्त, उसकी जीवा, ये जीवा क्योंकि जीवा होने को तो कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन 1 मिनट के लिए ये जीवा, फिर आगे समझना, लंबाई त्रिज्या से दोगुनी है, यानी कि रेडियस से डबल, इसका मतलब यहाँ रेडियस मतलब जीवा नहीं है, कोड यहाँ पर नहीं है, यहाँ है, क्योंकि रेडियस से डबल कोड तो कब होती है, जब डायमीटर होता है। बिल्कुल सही बात है ये, इसका मतलब मैंने कहा था ना, सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है, डायमीटर, सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है, व्यास, ठीक है, ये बात बिल्कुल ट्रू है, यानी कि सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, फिफ्थ, ए कोड इज ए प्लेन फिगर, वृत्त एक समतलीय आकृति है, मतलब प्लेन फिगर है, कहने का मतलब सही सर्कल है, समझ पा रहे हो। तो सर्कल एक प्लेन फिगर होता है, देखो गोला तो होता है चारों ओर ऐसे फैला हुआ, मेरी बात को समझना पहले, लेकिन सर्कल को अपन यहाँ पर भी ऐसे बना देंगे, सर्कल है, लेकिन मतलब सर्कल सिर्फ एक प्लेन फिगर, एक ही सरफेस पे मतलब टिका हुआ होता है, लेकिन गोला होता है वो चारों ओर ही फैला होता है, मतलब समझ रहे चारों ओर ऐसे, लेकिन ये एक प्लेन फिगर है, जैसे ऐसा मान लो कि ऐसा प्लेन फिगर, बिल्कुल सही बात है इसकी, ये ट्रू है, यानी कि सत्य। ऐसे ही छठा है, इन अ प्लेन द सेट ऑफ पॉइंट्स आर कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द सेम प्लेन इट्स डायमीटर, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, एक व्यास कहलाता है। देखो पहली बात है, फिक्स पॉइंट ऑन द सेम प्लेन, डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब एक बराबर अचर, तो सीधी सी बात है, ये व्यास नहीं होता, ये डायमीटर नहीं होता, ये ही डेफिनेशन सर्कल की है, वो क्या होता है, सर्कल होता है। तो ये हो गया फॉल्स, मेरी बात समझना, अगर आपसे असत्य है, फॉल्स असत्य, जब भी आपसे वो एक वृत्त होता है, जब भी आपसे ये डेफिनेशन पूछे कि वृत्त क्या है, सर्कल क्या है, तो आपको ये डेफिनेशन लिख के आना है, क्योंकि वृत्त एक बहुत सारे पॉइंट का लोकस है, ठीक है, और वो क्या होता है, एक अचर दूरी फिक्स डिस्टेंस पर रहते हैं, हमेशा ये इसकी डेफिनेशन होगी। व्यास की जगह आ जाएगा, रीजन है व्यास की जगह पहले तो फॉल्स लिख देना, और कारण लिख देना, क्योंकि वो व्यास नहीं होता, यानी कि सर्कल डायमीटर नहीं होता, वो सर्कल होता है, वृत्त होता है, ठीक है, ध्यान रखना, डेफिनेशन भी लर्न हो जाएगी साथ साथ। लास्ट पॉइंट है, द कोड विच लाइज ऑन द सेंटर इट इज नोन एज रेडियस, वह जीवा जो जिस पर केंद्र स्थित होता है, कहने का मतलब ये सर्कल है। अब इसने कहा कि वह जीवा, वह कोड जिस पर सेंटर होता है, वो त्रिज्या कहाँ से होगी, वो रेडियस नहीं हुई, वो क्या हो गया, वो डायमीटर हो गया, क्योंकि मैंने कहा था लॉन्गेस्ट, जो लॉन्गेस्ट का आंसर लिखा था ना मैं, लॉन्गेस्ट क्या बोलते हैं कोड, तो वो क्या होता है, व्यास, वही आंसर इसका होगा, क्योंकि जो सेंटर पर होता है वो हमेशा वो कोड डायमीटर होती है, नॉट रेडियस होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आज का वीडियो पूरा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, याद कर लेना,
क्योंकि ये करोगे तभी 12.2 आएगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपका आ रहा है जल्दी, वो है थ्योरम्स का, प्रमेय का। ठीक है, ओके।